Hello, everybody. Welcome to Everest Coaching Institute. Today we will discuss class 7 science. Chapter name is Wind, Storms and Cyclones. तो बेटा इस चैप्टर में हमने जनरेशन ऑफ विंड करंट्स तक ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, तो आगे देखते हैं आज हम क्या करते हैं. नाउ वी विल डिस्कस थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स. आज हम अब डिस्कस करेंगे थंडर स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में कि थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं और साइक्लोन क्या होते हैं. ठीक. स्टॉर्म्स के थंडर स्टॉर्म पहले हम बात करते हैं. थंडर स्टॉर्म क्या होते हैं? थंडर स्टॉर्म्स यूजुअली अकर्स इन हॉट एंड ह्यूमिड ट्रॉपिकल एरियाज लाइक इंडिया. जो थंडर स्टॉर्म्स हैं आपके वो ज़्यादा बेटा पोलर रीजन्स वगैरह में ये नहीं आते हैं या टेम्परेट जोन्स में ही नहीं आते, वहाँ पे थंडर स्टॉर्म्स नहीं होते हैं. थंडर स्टॉर्म्स ये आपके कहाँ होते हैं? ये आपके जो है वो ट्रॉपिकल एरियाज़ जैसे इंडिया है वैसे एरियाज़ में ट्रॉपिकल रीजन्स में आपके होते हैं. वहाँ क्यों होते हैं? यहाँ पे ज़्यादा थंडर स्टॉर्म्स आते हैं क्योंकि थंडर स्टॉर्म की एक रिक्वायरमेंट है कि टेम्परेचर हॉट होना चाहिए और ह्यूमिड होना चाहिए. मतलब ह्यूमिड मीन्स कि उसमें हवा में मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए और वो गर्म होना चाहिए. इंडिया का देखो, जैसे इंडिया कंट्री है या और आपके ट्रॉपिकल एरियाज़ हैं उनमें ये आपका फीचर रहता है कि यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड है. जैसे अमेज़ॉन फॉरेस्ट है उनमें भी आपका यही फीचर रहता है कि हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज़ हैं. तो ऐसे एरियाज़ में थंडरस्टॉर्म्स नॉर्मली आते हैं. अब ये आप बेटा पुरानी क्लासेस में पढ़ चुके हो, छोटी क्लासेस में 6 क्लास में आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है कि हाउ क्लाउड्स आर फॉर्म्ड. क्लाउड्स हमारे कैसे बनते हैं और कैसे हमारी रेन होती है. तो वो आपने उसमें पूरा आपको उसमें पढ़ा है कि इवापोरेशन और कंडेंसेशन के प्रोसेस से आपकी रेन होती है. ठीक है ना? आपके वाटर ड्रॉपलेट्स बनते हैं, क्लाउड्स बनते हैं और फिर आपकी रेन होती है. तो कई बार क्या होता है कि जब हमारी रेन होती है, रेन के साथ लाइटनिंग होती है ना. व्हाट इज़ लाइटनिंग? देखो, आप कई बार बोलते हैं हम कि बारिश हो रही है, बारिश के साथ में हमारी बिजली लश्क रही है, तो आपको वाइट वाइट सी आपको स्पार्क्स नज़र आती है. तो वो है. अब ये देखो, अगर आपसे कोई पूछता है बच्चे थंडर स्टॉर्म क्या होता है, कि थंडर स्टॉर्म पहले मैं आपको बताती हूँ. थंडर स्टॉर्म बेसिकली व्हाट इट इज़. थंडर स्टॉर्म बेसिकली क्या होता है? जब आपकी बारिश हो रही है, बारिश कैन बी इन एनी फॉर्म, इवन ड्रिजलिंग भी हो तब भी उसको बारिश ही बोलेंगे. वो आपका पानी गिर रहा है ऊपर से, क्लाउड से पानी गिर रहा है इन एनी फॉर्म, लाइक इट मे बी ड्रिजलिंग और इट कैन बी स्मॉल लाइट रेन और इट कैन बी हैवी रेन, वॉट एवर. लाइक वाटरफॉल हो रहा है, वाटरफॉल के साथ में जो आपकी जब वाटरफॉल हो रही है तो आपकी हवा भी चल रही है. तो वाटरफॉल हो रहा है तो नीचे से आपकी जो है एयर जो है वो गर्मी के कारण वो आपकी एयर राइज हो रही है. जब आपकी एयर राइज होती है और आपका पानी वाटरफॉल हो रहा है तो वो एयर और वाटर आपस में रब होते हैं. वो रब होने से एक साउंड और एक स्पार्क्स प्रोड्यूस होती है. ठीक है? वो साउंड और स्पार्क्स जो आपकी हैवी रेन के कारण और कई बार ये विंड्स भी साथ में आती हैं, वो जो होती है उसको हम थंडर स्टॉर्म बोलते हैं. मीन्स थंडर स्टॉर्म अगर कोई आपसे पूछता है तो आपने उसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है? द स्विफ्ट मूवमेंट ऑफ फॉलिंग वाटर along with rising air produces sound and lightning accompanied by heavy rain and strong winds. ठीक है? जो आपकी पानी जब आपका गिर रहा है और हवा आपकी जब ऊपर चल रही है वो आपस में रब होंगी तो आपकी एक साउंड प्रोड्यूस होगी और एक आपकी स्पार्क्स प्रोड्यूस होंगी. वो जो आपकी स्पार्क्स प्रोड्यूस होंगी और बारिश हो रही है कई बार बहुत, उससे हवा भी चलती है, उसको हम सबको मिला के बोलते हैं थंडर स्टॉर्म. ठीक है? अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगी. देखो, आप कई बार आपने ऑब्ज़र्व किया होगा विंटर्स में आप लोग स्वेटर पहनते हो, तो सम टाइम्स व्हाट हैपन्स, आप स्वेटर जब उतारने लगते हो तो आपको हल्की हल्की साउंड सुनती है, लाइक स्पार्क हो रहा है, ऐसे आपको साउंड्स की आवाज़ आती है. अब वो जो आपकी देखा जाए वो जो आपकी स्पार्क है और जो अभी मैंने स्पार्क की बात की है, ये दोनों स्पार्क सेम है बट द डिफरेंस इज ऑफ इंटेंसिटी. जो आपकी स्वेटर उतारने वेले आपको जो आवाज़ आती है, जो आपको स्पार्क्स की साउंड आती है,
वो स्पार्क्स बहुत लाइट इंटेंसिटी पे होती हैं, जो हमारी बॉडी जिसको वो आपकी बॉडी उसको सहन कर सकती है, राइट। पर जो आपकी ये रेन और उसके कारण थंडर स्टॉर्म में जो लाइटनिंग होती है, स्पार्क्स होती है, वो आपकी बॉडी उसको टॉलरेट नहीं कर सकती है। सो इस कारण अगर आपकी वो वाली जो रेन वो स्पार्क्स होगी, लाइटनिंग होगी, उससे आपकी अगर कहीं पे गिर जाए तो बहुत हीट भी प्रोड्यूस करती है, साउंड भी प्रोड्यूस करती है, तो उससे काफ़ी डैमेज हो सकता है। पर जो आपको मैंने स्वेटर्स की एग्जांपल दी है, उससे कोई हमारी डैमेज नहीं होता, वो उस बहुत उसकी इंटेंसिटी ले होती है, हमारी बॉडी उसको अकोमोडेट कर सकती है, टॉलरेट कर सकती है। ठीक है बेटा, तो ये तो था थंडरस्टॉर्म क्या होता है। अब हमें थंडरस्टॉर्म के टाइम क्या क्या प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए, जो प्रिकॉशंस हमें लेनी चाहिए। सब फर्स्ट वो कह रहा है कि डोंट टेक शेल्टर अंडर एन आइसोलेटेड ट्री, वाइल इन अ फॉरेस्ट टेक शेल्टर अंडर अ स्मॉल ट्री। वो कह रहा है जो आइसोलेटेड ट्री होगा, बड़ा ट्री है, आइसोलेटेड ट्री है, उसके नीचे कभी शेल्टर नहीं लेना चाहिए आपको थंडर स्टॉर्म के टाइम। अगर आप फॉरेस्ट में हो तो फॉरेस्ट में देखो आप स्मॉल ट्री लो के नीचे शेल्टर लो। अब आप बोलोगे कि मैम वहाँ पे एक साइड बोल रहे कि आइसोलेटेड ट्री के नीचे नहीं लेना है, एक साइड बोल रहे स्मॉल ट्री के नीचे लेना है, सो ये कहाँ से जस्टिफाई होगी बात। अब ये देखो, जो आपका फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट आपका डेंस होता है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ होते हैं, तो जो आपके बिग ट्रीज़ भी होंगे, टॉल ट्रीज़ भी होंगे और आपके स्मॉल ट्रीज़ भी होंगे। जब आपकी थंडरस्टॉर्म होती है, थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग भी हो रही है, तो वो जो आपकी अगर आपकी लाइटनिंग मान लो कहीं पे गिर जाती है, किसी ट्री के ऊपर गिरेगी, तो वो बड़े ट्री के ऊपर गिरेगी। अगर आप स्मॉल ट्री के ऊपर नीचे शेल्टर लोगे तो आप जो है वहाँ तक आपकी फायर या लाइटनिंग नहीं पहुँचेगी, तो आप उसमें प्रोटेक्टेड रहोगे। पर अगर आप बड़े ट्री के नीचे रहोगे तो वहाँ पे आग लगने की चांसेस हैं। बट बीइंग जो आपके ट्रीज़ हैं, ऑब्वियसली बारिश हो रही है तो वो थोड़े गीले होंगे तो आग फैलेगी नहीं, जल्दी बुझ जाएगी। बट अगर आप बिग ट्री के नीचे होगे तो आपको डैमेज पहुंच सकता है, और अगर आप स्मॉल ट्री के नीचे होगे तो वहाँ पे तो आने की चांसेस ही नहीं है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं। वो कहते हैं डोंट टेक शेल्टर अंडर एन अम्ब्रेला विद इन मेटालिक हैंडल। अब किसी भी अम्ब्रेला के नीचे कभी भी आप शेल्टर नहीं लो जिसका मेटालिक हैंडल है। अब देखो, नॉर्मली जो अम्ब्रेलाज होती हैं उनका मेटालिक हैंडल होता है, और वो ये कहना चाहता है कि जो मेटल होता है, क्योंकि मेटल आपका गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, तो अगर आपकी लाइटनिंग होगी तो आपको डैमेज पहुंच सकता है पूरा, क्योंकि वो जो मेटल है अपनी तरफ इलेक्ट्रिसिटी को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डोंट सिट नियर विंडो और एनी मेटल शेड। सेम वही बात है, किसी भी मेटल के पास आप मत बैठो, मेटल शेड या किसी विंडो के पास आप मत रुको, क्योंकि वो जो है आपकी मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते, इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। देन कम्स गेट आउट ऑफ पॉन्ड और स्विमिंग पूल इफ़ यू आर देयर। अगर आप पॉन्ड में या स्विमिंग पूल में हो तो आप वहाँ से बाहर आ जाओ, बिकॉज वाटर जो है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास ऑन होने देता है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब आपके हाथ गिले हैं तो आप कभी प्लग्स को हाथ मत लगाओ, अदरवाइज आपको करंट लग सकता है। सेम चीज़ अप्लाई होती है यहाँ पे। नेक्स्ट इज इफ़ यू आर सिटिंग इनसाइड अ कार और अ बस देन यू आर सेफ। अगर लाइटिंग हो रही है, अगर आप कार और बस के बीच में बैठे हो तो आप सेफ हो। अब आप बोलोगे देखो जी मैम अभी आपने बोला मेटल जो है मेटल कंडक्ट करता है, तो ये इसमें हम जो कार और बस है वो भी तो मेटल से बनी है। यहाँ पे देखो बेटा, एक चीज़ है, कार और बस से कोई भी व्हीकल आपका जो है कवर्ड है वो आपका मेटल से ही बना हुआ है, बट उसमें जो है ये सारे आपके मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। बट वो जो है आपकी जो उसके जो बॉटम है, जो उसके देखो आपके व्हील्स हैं वो आपके रबर की हैं, उनका सिर्फ रिम मेटल का है, पर वो रिम जो है वो रबर का है। सो वो रिम आपको, वो जो आपका रबर के टायर्स हैं वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, वो उसमें वहाँ पे आपको सेफ रहने देते हैं। ये ध्यान में रखना है कि कार या बस आपकी ओपन नहीं होनी चाहिए।
ओपन व्हीकल में नहीं पहना देन यू आर नॉट सेफ, बट इफ़ इट इज़ क्लोज्ड देन यू आर टोटली सेफ। ओके बेटे। कि हाउ अ थंडरस्टॉर्म बिकम्स अ साइक्लोन। अब थंडरस्टॉर्म साइक्लोन कैसे बन जाता है? अब देखो, क्लाउड्स बनने से पहले क्या होता है, वाटर जो है वो हीट लेता है, एटमॉस्फेयर से हीट लेता है, इवापोरेशन होती है, और फिर वाटर जो है वो जो वाटर एटमॉस्फेयर से हीट लेगा उसे वो अपने आप को वाटर वेपर में चेंज कर लेगा, क्योंकि वाटर उसने ले लिया। तो उसने क्या किया, जब वाटर वेपर में वो चेंज हुआ तो उसने वहाँ पे उस प्रेशर को वो एरिया को ठंडे से गर्म बना दिया, सॉरी गरम से ठंडा बना दिया। गरम से ठंडा बना दिया मींस वो हाई प्रेशर एरिया बन गया, क्योंकि इसकी हवा तो निकल गई ना सारी, पहले ऊपर चल गई, हाई प्रेशर बन गया। ठीक है, जो सॉरी ठंडा होता है वो आपका लो प्रेशर एरिया बन गया। अब जब हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर बन गया, नॉर्मल प्रेशर आप कह लो, नॉर्मल प्रेशर बन गया। जब कंडेंसेशन हुई और रेन ड्रॉप्स आपकी बनी, तो उसने जब रेन ड्रॉप्स बनी उसने वो जो हीट पहले उसने ली थी वो सारी की सारी रिलीज़ करेगा एटमॉस्फेयर में। उसके वापस रिलीज़ करने से वो क्या, वो वहाँ की जो हीट है उसने दोबारा हवा को, एयर को गर्म बना दिया, जिसके कारण वो फिर से लो प्रेशर सिस्टम उसका और बन गया। वो नॉर्मल प्रेशर पे जैसे पहला था वैसे ही आ गया। उसके बाद में क्या हुआ, जो आपकी वो लो प्रेशर पहले ऑलरेडी बन गया है, फिर इसके बाद में फिर यही प्रोसेस चला, तो वो लो प्रेशर का लो प्रेशर एरिया बना। उसके कारण क्या हुआ, जो एयर आपकी ज़्यादा रश होती रही वो उसके आसपास घूमने लगी, क्योंकि वो लो प्रेशर है, लो प्रेशर में हवा कम है, तो हवा जो है उसके आसपास घूमने लगी। जब ये साइकिल रिपीट होता रहा टाइम एंड अगेन, जो हवा की स्पीड जब ज़्यादा हो गई, ज़्यादा तेज़ी से वो घूमने लगी, 2-3 डेज़ यही सर्कल आपका चलता रहा, तो अपने आप वो क्या बन गया, वो उसने थंडरस्टॉर्म में साइक्लोन की शेप ले ली। सो इसके कारण जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो साइक्लोन्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल होते हैं टेम्परेट जोन से। मीन्स जो ट्रॉपिकल एरियाज़ में ही ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। ये अगर आप देखो, साइक्लोन्स आपके यहाँ पे अमेरिका साइड साइक्लोन्स नहीं आते हैं, ये आपकी साइक्लोन्स आते ही आपके ट्रॉपिकल एरियाज़ में है। सो वहाँ पे यही चीज़ होते हैं, साइक्लोन्स ऐसे आपके बनते हैं। तो इसीलिए आपके अमेज़ॉन एरियाज़ में देख लो, जहाँ पे हॉट और ह्यूमिड टेम्परेचर है, वहाँ पे आपके ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। सो ये टेम्परेट जोन में या पोलर जोन्स में वहाँ पे नहीं आते। वहाँ पे इनकी शेप्स अलग हो जाती हैं, नेम अलग हो जाते हैं, जिनको आप लेटर ऑन डिस्कस करोगे। पर नॉर्मल साइक्लोन जो है आपकी ज़्यादा ट्रॉपिकल एरियाज़ में आते हैं। Now comes, what are the various factors that contributes towards the साइक्लोन डेवलपमेंट। साइक्लोन डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से हमारे डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिनके कारण हमारा साइक्लोन बनता है। सो दीज आर बेसिकली योर विंड स्पीड। आपने देख लिया ना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर के कारण ही हमारे साइक्लोन्स बनते हैं। वहाँ पे जब वो लो प्रेशर से ज़्यादा लो होता रहता है प्रेशर उसका, तो विंड स्पीड ज़्यादा तेज़ी से एक सर्कल के आसपास घूमती रहती है और फिर वो आपकी साइक्लोन डेवलपमेंट हो जाती है। ऐसे ही आपकी विंड डायरेक्शन है। विंड डायरेक्शन जब आपकी हैवी हाई मतलब हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में जाता है, बट वो लो प्रेशर गर्म ठंडे होने के कारण ज़्यादा लो होता रहता है, उसी कारण आपकी साइक्लोन बनती है। नेक्स्ट कम्स टेम्परेचर। टेम्परेचर में जब आपकी चेंज होती है उसके कारण होता है, और हॉट टेम्परेचर में ज़्यादा होता है साइक्लोन्स। नेक्स्ट कम्स ह्यूमिडिटी। अगर आपकी ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, लाइक आपका मॉइस्चर कंटेंट एयर में ज़्यादा है, तो तब आपकी साइक्लोन की डेवलपमेंट हो जाएगी। ठीक है बेटा। All about today's video. If you find any difficulty, give your feedback in the comment box. Thanks for watching.